हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के ज्योग्राफी और आपके इकोनॉमिक्स के 2 और 3 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और इस साल के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो जब कल आपका क्या है, इसका एग्जाम है, ठीक है, सोशल साइंस का, तो आपको मैं बता रहा हूं कि इन वीडियो से, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, इससे पहले मैंने सारे वीडियोस को बना चुका हूं, ठीक है ना, 5 मार्क्स के वीडियोस बना चुका हूं, ठीक है, मैथ के बना दिया हूं, ठीक है, और उसके बाद एमसीक्यू के भी बना दिया हूं, और ये 2 मार्क्स के एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। ये आपका लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा सोशल साइंस का सारा जो भी इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना रहेगा, एक बार सबका रिवीजन, एक शॉर्ट रिवीजन मान लेना, ठीक है, और बहुत जल्दी क्या जाएगा तुम्हारा इजीली और अच्छे स्कोर तुम करके आओगे। कल एग्जाम में तुम एकदम मुस्कुराते हुए आओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो पहले हम ज्योग्राफी के देखेंगे, ठीक है, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, भारत में जल की कमी के कारण बताइए। ये तो आप खुद भी लिख सकते हो ना, भारत में जल की कमी के कारण। तो देखो, तो जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है। पहले आप परिचय लिखोगे, ठीक है ना, कि जल क्या है, एक अत्यंत प्राकृतिक संसाधन है। भारत में बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण कई क्षेत्रों में जल की कमी की समस्या उत्पन्न हुई है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, अत्यधिक उपयोग हो रहा है, उससे जल की कमी हो रही है। ठीक है ना, चलिए इसके मुख्य कारण जानते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या, ठीक है, भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे पानी की मांग बढ़ती जा रही है। अगला, जल अत्यधिक उपयोग करना। लोग क्या करें, जरूरत से ज्यादा जल का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, कृषि के लिए, उद्योग के लिए, घरेलू कार्यों में पानी अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पानी के जल संसाधन पर दबाव पड़ना, यानी कि पानी की कमी हो रही है। वर्षा का असमान वितरण, ठीक है, भारत में सभी क्षेत्रों में समान रूप से वर्षा नहीं होती है। कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, तो कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में हमें पानी की समस्या देखने को मिलती है। जल प्रदूषण, नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों में औद्योगिक घरेलू कचरे के कारण जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे उपयोग योग्य जल की मात्रा में क्या होती है, कमी हो जाती है। यानी कि जो हमारे पास पीने वाले पानी भी है ना, उसको भी लोग क्या कर दे रहे हैं, ठीक है, गंदा कर दे रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जल की कमी हो रही है। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखोगे, इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या, जल का अत्यधिक उपयोग, असमान वर्षा और जल प्रदूषण भारत में जल की कमी के मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कृषि के विभिन्न प्रकारों पर नोट करना है। ठीक है ना, आपको कृषि के विभिन्न प्रकार बताने हैं। तो देखिए, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु और तकनीकी के आधार पर कृषि कई प्रकार में पाए जाते हैं। तो एक होता है आपका आदिम निर्वाह कृषि। कौन सा होता है, आदिम निर्वाह कृषि। यह कृषि छोटे भूभाग पर पारंपरिक औजारों से किया जाता है। ठीक है ना, छोटा सा भूमि का टुकड़ा होता है और उसपे, ठीक है, जो पारंपरिक औजार है, खुरपी हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, हल हो गया, उनसे इसकी खेती की जाती है। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि में इसमें उत्पादन कम होता है, कम उत्पादन करते हैं किसान अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बस खेती करते हैं, यानी कि बस खाने के लिए खेती किया जाता है। आदिम निर्वाह कृषि में केवल खाने के लिए खेती किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि में, इस प्रकार की कृषि में भूमि पर अधिक श्रम और संसाधनों को उपयोग किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि में, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, भूमि होती है, भूमि क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और श्रम भी ज्यादा रहेंगे। इससे काम पर भूमि अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। यह कृषि भारत के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उस क्षेत्र में पाया जाता है गहन निर्वाह कृषि जहां पे घनी आबादी होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे इलाकों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, इस प्रकार की कृषि में फसलों का उत्पादन बाजार में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, इसमें फसलों को बाजार में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें आधुनिक तकनीकें, मशीनें और उन्नत बीजों का उपयोग किया जाता है वाणिज्यिक कृषि में। रोपण कृषि की बात करते हैं तो इसमें बड़े खेतों में एक ही प्रकार के फसल उगाई जाती है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें एक ही प्रकार का फसल उगाया, जैसे कि चाय, कॉफी, रबड़, ये सब रोपण कृषि है। इस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों और उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर कृषि के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वन और वन्यजीव संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी की चुनौतियों और लाभों का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। कि ठीक है, वन में रहने वाले जीव जंतुओं को, ठीक है, सामुदायिक भागीदारी, उनके संरक्षण के लिए पूरा समुदाय की भागीदारी से क्या लाभ होगा, और पूरे समुदाय के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं इनके संरक्षण के लिए। ठीक है, आइए
वन और वन्य जीव प्राकृतिक संसाधन, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इनके संरक्षण में सरकार के साथ साथ स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है बस सरकारी सारे काम करें, हमें भी कुछ करने चाहिए। ठीक है, सामुदायिक भागीदारी का अर्थ है कि गांव और स्थानीय लोग मिलकर जंगलों और वन्य जीवों को क्या करें, रक्षा करें। ठीक है, चलिए सामुदायिक भागीदारी के क्या क्या लाभ होंगे, अगर हम सब मिलकर क्या करेंगे, वन और वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे तो उसके क्या लाभ होंगे, तो वन संसाधनों का बेहतर संरक्षण होगा। जब स्थानीय लोग संरक्षण में शामिल होते हैं तो जंगलों की सुरक्षा अधिक जिम्मेदारी से करते हैं। उदाहरण के लिए कई गांव में लोग मिलकर पेड़ों की कटाई को रोकने का क्या कर रहे हैं, प्रयास किया है। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, वन संसाधनों का बेहतर संरक्षण होगा। पर्यावरण संतुलित बनाए रखेगा, जब हम सब मिलकर क्या करेंगे, वन और वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे तो ये क्या होगा, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखेगा। सामुदायिक भागीदारी से वन और वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन क्या रहता है, बना रहता है। स्थानीय लोगों की आजीविका का सुधार होगा। वन संसाधनों के संरक्षण से लोगों को लकड़ी, फल, औषधि और अन्य उत्पाद मिलते हैं, इससे उनकी जीविका भी क्या होगी, बेहतर होगी। ठीक है, लेकिन बात करते हैं लाभ तो है, जब हम सब मिलकर क्या करेंगे, ठीक है, वन और वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे तो उसके बहुत सारे लाभ होंगे। ठीक है, लेकिन साथ साथ में ठीक है हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। ठीक है, हमारे सामने चुनौतियां हैं जिसकी वजह से हम संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला क्या है, जागरूकता की कमी। पहली चुनौती क्या है, हमारे अंदर जागरूकता नहीं है, हम सब एकजुट नहीं होते। कई स्थानों पर लोगों में वन संरक्षण के महत्व के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, वन के बारे में कोई समझता ही नहीं है। ठीक है ना, वन के बारे में कोई समझता नहीं, इसलिए जागरूकता नहीं है, इसलिए सब एक साथ आते नहीं है। आर्थिक दबाव, गरीबी के कारण कुछ लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगलों का अत्यधिक क्या करते हैं, उपयोग करने लगते हैं। ठीक है, अत्यधिक उपयोग करने लगते हैं। सरकारी सहयोग की कमी है, कभी कभी सरकारी योजनाएं और स्थानीय समुदाय के बीच समन्वय की कमी भी संरक्षण के कार्य में क्या करती है, बाधा डालती है। तो जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो कुछ लाभ भी होगा, लेकिन हमारे सामने क्या है, कुछ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हमें क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। तो इस प्रकार वन और वन्य जीव संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पर्यावरण की रक्षा होती है और स्थानीय लोगों की आजीविका भी सुरक्षित रहती है। हालांकि इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन उचित जागरूकता और सरकारी सहयोग से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत में पटसन उद्योग के हुगली नदी के तट पर स्थित होने के प्रमुख कारणों की व्याख्या करना है आपको, कि जो पटसन उद्योग है, जो जूट पटसन उद्योग है वो हुगली नदी पर क्यों है, हुगली नदी पर पटसन उद्योग क्यों है। तो भारत में अधिकांश पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है। पटसन उद्योग कहां पर है, हुगली नदी पे। इसके क्या क्या कारण है, तो कच्चे माल की उपलब्धता, हुगली नदी के किनारे पटसन जूट आसानी से मिल जाता है। तो हुगली नदी के आसपास के क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पटसन की खेती अधिक होती है, जिससे कच्चा माल आसानी से क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, जल परिवहन की सुविधा, हुगली नदी के कारण कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन में आसानी होती है। ठीक है ना, तो जल परिवहन की सुविधा है हुगली नदी के पास। सस्ती और पर्याप्त श्रम शक्ति है, लेबर भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं और जल्दी मिल जाते हैं। इस क्षेत्र में बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से आने वाले श्रमिक आसानी से क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। कोलकाता बंदरगाह की निकटता, जो कलकत्ता है वो बंदरगाह काफी निकट है हुगली नदी के किनारे। तो कोलकाता बंदरगाह के पास निकट होने के कारण जूट के उत्पादन का निर्यात करना बहुत ही आसान होता है। अनुकूल जलवायु है और बिजली की सुविधा है। आर्द्र जलवायु जूट उद्योग के लिए अनुकूल है और क्षेत्र में बिजली तथा अन्य औद्योगिक सुविधाएं भी उपलब्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार इन सभी कारणों से पटसन उद्योग कहां पर आपका है बेटा, तो हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो गेहूं की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक और जलवायु विशेषताओं का वर्णन करना है। गेहूं की फसल के लिए, किसकी फसल के लिए, गेहूं की। तो पहला क्या रहेगा, तापमान। गेहूं के लिए ठंडी जलवायु आवश्यकता होती है। बुआई के समय जो तापमान होना चाहिए 10 से लेकर 15 डिग्री होना चाहिए और पकने के समय 20 से लेकर 25 का तापमान होना चाहिए। ठीक है, बुआई के समय 10 से 15 और पकने के समय 20 से 25 का तापमान होना चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो वर्षा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी कैसे होनी चाहिए, तो दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी कैसे होनी चाहिए, दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। भूमि और धूप, समतल भूमि होनी चाहिए और पकने के समय तेज धूप फसल के लिए लाभदायक है। ठीक है ना, तो ये थे आपके पकने के, ठीक है ना, यानी कि जो आपके जो गेहूं है, गेहूं के ठीक है भौगोलिक परिस्थितियां। इस प्रकार उपयुक्त तापमान, पर्याप्त वर्षा, उपजाऊ मिट्टी और समतल भूमि गेहूं की अच्छी खेती के लिए क्या है, काफी ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, चलिए
तो ये था बच्चे आपके, ठीक है, ज्योग्राफी के टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में, ठीक है ना, एसएसटी के हर एग्जाम में, ठीक है, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे मतलब कोई सा भी हो, हमेशा ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं और बोर्ड एग्जाम में तो बार बार ये आए हुए हैं, ठीक है ना। कल के एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के। चलिए क्लास 10, ठीक है, अगला बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2 और 3 मार्क्स के, ठीक है ना। चलिए, भारत में पर्यटन की अपार संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए। जो पर्यटन है वो भारत में इतना ज्यादा क्यों फल फूल रहा है, ठीक है, पर्यटन भारत में इतना ज्यादा क्यों फल फूल रहा है। तो देखिए, भारत प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विविधताओं से समृद्ध देश है, इसलिए पर्यटन विकास के अपार संभावना है। पर्यटन का जो विकास है वो काफी ज्यादा अपार संभावना है। पर्यटन जो होता है बेटा वो आपका तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? तृतीय क्षेत्र। प्राकृतिक पर्यटन की बात करते हैं, भारत में पर्वत, समुद्र तट, वन, झीलें पर्यटकों को आकर्षित करती है, ठीक है। कश्मीर और केरल की प्राकृतिक सुंदरता है, ठीक है ना। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वो क्या करती है? पर्यटन को आकर्षित करती है और पर्वतीय क्षेत्र भारत में मौजूद है, इसलिए भारत में पर्वतीय पर्यटन क्या हो रहा है? काफी ज्यादा विकसित हो रहा है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन, देश में कई किले हैं, महल है, स्मारक है जो इतिहास और संस्कृति को दर्शाते हैं, जैसे कि ताजमहल और राजस्थान। इस वजह से भी क्या हो रहा है? भारत के अंदर कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन भी है, ठीक है, पर्यटक स्थल भी है, इसलिए पर्यटन यहाँ पर क्या हो रहा है? ज्यादा विकसित हो रहा है। धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं तो लोग आजकल क्या करते हैं, ठीक है, ज्यादातर तीर्थ स्थल करते हैं जहां हर साल लाखों लोग जाते हैं, जैसे कि वाराणसी हो गया, अमृतसर हो गया, वैष्णो देवी हो गया। तो भारत के अंदर तीर्थ स्थल भी मौजूद है, ठीक है, इसलिए भारत के अंदर पर्यटन क्या हो रहा है? फेमस हो रहा है। वन्य जीव एवं साहसिक पर्यटन, तो राष्ट्रीय उद्यान और साहसिक गतिविधियों भी पर्यटन को बढ़ावा देती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट क्या है? आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है। इन सभी कारणों से भारत में पर्यटन के विकास की बहुत अधिक संभावना है, ठीक है ना। क्यों संभावना है? क्योंकि भारत के अंदर प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल है, वन्य जीव और साहसिक पर्यटन स्थल भी है, इसलिए भारत के अंदर पर्यटन काफी ज्यादा विकसित हो रही है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण को कौन कौन सी चीजें क्या करती है? प्रभावित करती है। तो है वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीक का आदान प्रदान बढ़ता है। वैश्वीकरण से क्या होता है? विभिन्न देशों के बीच में व्यापार, निवेश और तकनीक का आदान प्रदान बढ़ता है। इसके विकास में कई कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विकास में कई कारकों की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो परिवहन, ठीक है, पहला वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाला पहला कारण क्या है? परिवहन और संचार का विकास। आधुनिक परिवहन और संचार ने देशों के बीच संपर्क को आसान बना दिया है। इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से व्यापार करना बहुत ज्यादा तेजी हो गया है। तो परिवहन और संचार क्या करता है? वैश्वीकरण को प्रभावित करता है। अगला कौन प्रभावित करता है? तो एमएनसी कंपनियां करती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई देशों में उत्पादन और व्यापार करके वैश्वीकरण को क्या करती है? बढ़ावा देती है। व्यापार का उदारीकरण, तो सरकार द्वारा व्यापार प्रतिबंध कम करने में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। इन कारकों के कारण वैश्वीकरण का विस्तार हुआ है और देश के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विकास के लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न है, कई बार विरोधाभास भी होते हैं, ठीक है। कथन का विश्लेषण कीजिए। किसी के लिए बिना विकास जो होता है, ठीक है, विकास होता है और किसी के लिए विनाश होता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों है? तो देखिए, विकास का अर्थ सभी लोगों के लिए समान नहीं होता है। अलग अलग लोगों के लिए लक्ष्य, जरूरतें और परिस्थितियां अलग अलग होती है, इसलिए उनके विकास के लक्ष्य भी क्या होते हैं? काफी अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं अलग अलग जरूरतें, हर व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए विकास के लक्ष्य भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे कि किसान के लिए अधिक फसल उत्पादन विकास है, जबकि एक मजदूर के लिए अधिक वेतन मिलना क्या है? विकास है, ठीक है ना। तो एक के लिए विकास है, दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। विरोधाभास क्यों है? विकास में विरोधाभास क्यों है? कई बार व्यक्ति का विकास दूसरे के लिए हानिकारक हो सकता है। फैक्ट्री लगने से उद्योगपति का लाभ होता है, लेकिन इससे किसानों की जमीन छीनी जा सकती है। तो जो विकास की जो अवधारणा है वो लोगों के लिए अलग अलग है, लेकिन साथ साथ में विरोधाभास भी है। विकास में हमें साथ साथ में विरोधाभास भी देखने को मिलता है। निष्कर्ष क्या है? इस प्रकार लोगों की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के कारण विकास के लक्ष्य अलग अलग और कभी कभी एक दूसरे के सीधे विरोधी भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है। असंगठित जो क्षेत्र है उसमें श्रमिकों का शोषण होता है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर का समर्थन कीजिए।
तो पहले बात करते हैं असंगठित क्षेत्र क्या होता है। तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित क्षेत्र की तुलना में कम सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है, इसलिए यहाँ श्रमिकों का शोषण करने की संभावना अधिक होती है। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं संगठित क्षेत्र में होता है उस प्रकार की व्यवस्थाएं असंगठित क्षेत्र में नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, शोषण होता है। चलिए, कम वेतन और अनियमित आय, कैसा शोषण होता है, तो ज्यादा काम करवाया जाता है और वेतन कम दिया जाता है और अनियमित आय होती है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को बहुत कम वेतन मिलता है और आय भी नियमित नहीं होती है। निर्माण कार्य, घरेलू काम करने वाले श्रमिकों के साथ, ठीक है ना, कम वेतन और ज्यादा काम है। नौकरी की सुरक्षा का अभाव, इसमें कोई सुरक्षा नहीं होती है। इस क्षेत्र में श्रमिकों के नौकरी स्थायी नहीं होती, उन्हें कभी भी काम से निकाला दिया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा की कमी होती है। असंगठित क्षेत्र में पेंशन, चिकित्सा सुविधा, छुट्टी जैसी सुविधाएं सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है ना। तो सामाजिक सुरक्षा की क्या होती है, कमी होती है। इस प्रकार कम वेतन, सरकार नौकरी की असुरक्षा और सुविधाओं की कमी के कारण असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण अधिक होता है, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से शोषण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो WTO का वर्णन करना है, क्या करना है, WTO का। तो WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियम बनाती है और व्यापार को सुगम बनाती है। तो क्या करती है WTO, क्या करती है, व्यापार के नियम बनाती है। देशों के बीच क्या बनाती है, व्यापार के नियम। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो WTO की स्थापना 1995 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करना है, बढ़ावा देना है। WTO की स्थापना कब 1995 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। इसका कार्य क्या होता है, तो यह संगठन देश के बीच व्यापार से संबंधित नियम बनाता है और व्यापारिक विवादों को सुलझाने का क्या करता है, कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य व्यापार में बाधाओं को कम करना, प्रतिबंधों को हटाना है और देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है, ठीक है। निष्कर्ष की बात करते हैं तो इस प्रकार WTO अंतरराष्ट्रीय व्यापार को व्यवस्थित करने और देश के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके टॉप 5 इकोनॉमिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका SST का जो पोर्शन है पूरा का पूरा क्या होता है, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना। आपको बस क्या करना है, ठीक है ना, अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम है, तो आप क्या करिए, ठीक है, इन सबको जो भी मैंने करवाया है सबको आप क्या करिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। मैं पक्का बोल रहा हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे और आपका पेपर कल का बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ठीक है, आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, मेहनत करिए, ठीक है, और अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए, ठीक है। टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट दोबारा।